हेलो गाइज, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। तो इस वीडियो में हम कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए काम आएंगे। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ 5-6 सेक्शंस हैं, ओके, और इसमें 75 क्वेश्चन है। तो 75 के 75 तो मैं एक बार में नहीं कर पाऊंगा, एक वीडियो में बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो को पार्ट से ब्रेक कर दूंगा और जो क्वेश्चंस मैं सेपरेट पार्ट से सॉल्व कर रहा हूँ उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन एक बार देख लीजिए, ओके। तो पहला क्वेश्चन ये था, इसको पढ़ लीजिए एक बार। तो सबसे पहले इस सवाल में ये ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉर लूप का बॉडी है, और ये इसलिए है क्योंकि अगर आप फॉर लूप के बाद एक ही स्टेटमेंट दे रहे हो तो वही फॉर लूप का बॉडी बन जाता है और फिर ये कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल बन जाते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो ब्लैंक है ये फॉर लूप का पार्ट है, फॉर लूप का बॉडी, ओके। तो आई 5 से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जा रहा है, और आई माइनस माइनस, और आपको फाइनली आई प्रिंट कराना है फॉर लूप चलाने के बाद। तो आई स्टार्ट हो रहा है 5 से, होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और जब आई 1 है तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अभी भी ट्रू है, तो आई 1 के लिए भी चलेगा और फिर आई 0 हो जाएगा। जब आई 0 होगा तब ये आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स होगी और लूप ब्रेक होगा। जब आई प्रिंट करा रहे हो तो ये वाला आई तो 0 है, ओके। पता नहीं इसको सर्कल क्यों बना दे रहा है, बट 0 है, ओके। तो 0 विल बी डिस्प्ले टू ट्रू है, तो सी और डी तो ऑप्शंस नहीं होंगे। वेरिएबल आई हैज लोकल स्कोप विद रिस्पेक्ट टू द लूप, नो। ग्लोबल स्कोप, यस, ओके। क्योंकि वेरिएबल आई हम फॉर लूप के पहले ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं और इसको हम फॉर लूप में इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अगर मैं सेम कोड चलाता हूँ तो ये ब्लैंक लाइन 5 बार प्रिंट होगी, आई इक्वल टू 5, 4, 3, 2, 1 के लिए। तो 5 ब्लैंक लाइन और फिर 0, तो 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैंक लाइन फिर 0। और यही मैं बोल रहा था कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये ऑप्शनल हो जाते हैं अगर आपके पास सिर्फ एक ही लाइन है फॉर लूप के बाद। तो इसको फिर से चला, ठीक है। तो देखिए आउटपुट हमारा सेम आ रहा है, ओके। अगर मैं ये हटा देता हूँ तब प्रॉब्लम है, क्योंकि आप डिक्लेयर तो कर रहे हो लेकिन आई को यूज़ करने से पहले आप उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, तो इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। तो आप आई इक्वल टू 5 यहाँ रख सकते हो, ओके, या फिर अगर आप यहाँ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ये भी चलेगा, ओके। अब तब भी सेम आउटपुट आएगा, बस हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ कर दिया और फॉर लूप के इनिशियलाइजेशन में हमने कुछ नहीं रखा, ये भी ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका पहला सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। फिर आता है एम एन एन आर टू स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स, द मेथड एम डॉट अपेंड एन। तो अगर मैं 2 स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, ओके, तो मैं करता हूँ एम डॉट अपेंड एन। तो इसमें ये बता रहा है कि इसमें दिस फंक्शन कॉल विल म्यूटेट ऑब्जेक्ट एम, ये ट्रू होगा, ओके, क्योंकि आप एम में अपेंड कर रहे हो। म्यूटेट ऑब्जेक्ट एन, एन में चेंजेस नहीं होगा क्योंकि एन पास हो रहा है, ये दोनों भी चेंजेस गलत हो गए। एंड एसेसर मेथड भी नहीं है, तो पार्ट ए है। और अगर आप अपना ये पॉइंटर ले जाते हो इसके पास, ओके, अपेंड फंक्शन में, तो बोलते थे कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग बफर आर्ग्यूमेंट आर अपेंडेड इन ऑर्डर टू द कंटेंट्स ऑफ दिस स्ट्रिंग बफर, मतलब जिस पे आप ये फंक्शन बुला रहे हो जो कि एम है। और जो इसका रिटर्न वैल्यू होता है इट इज़ रेफरेंस टू दिस ऑब्जेक्ट, मतलब जो रिटर्न वैल्यू है वो भी एक स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट है, वो सेम ऑब्जेक्ट है जिस पे आप बुला रहे हो, मतलब वो एम ही है। कहने का मतलब है अगर मैं स्ट्रिंग बफर के करता हूँ एम डॉट अपेंड, ओके, तो के और एम दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं। तो अगर मैं के और एम का चेक करूँ तो सेम ऑब्जेक्ट है, देखिए ट्रू आ रहा है, बिकॉज दे आर द सेम ऑब्जेक्ट। रेफरेंस दो, जो रेफरेंस एम का है वही रिटर्न हो रहा है, ओके। अगले भी चलते हैं। तो इसमें दिया है विल रिजल्ट इन, ओके, स्ट्रिंग बफर पे बहुत सवाल आ रहे हैं, तो स्ट्रिंग बफर के आप जितने फंक्शन जान पाओ उतने जान लो, ओके। तो बता रहा है एक्स है हेलो लोअर केस, वाई है हेलो अपर केस, और बता रहा है एक्स डॉट इक्वल्स टू इग्नोर केस। तो ये बोल रहा है बूलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स, इसका आंसर होगा अनडिक्लेयर्ड मेथड। और ये क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग बफर में होता है कि नहीं, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है, ओके। हो भी सकता था लेकिन नहीं है। इक्वल्स इग्नोर केस जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन है, स्ट्रिंग बफर क्लास का फंक्शन नहीं, ओके। तो आपको चेक भी करना है, तो आप कोई एक स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट लो एम और ई दबाओ, तो ये सब आ गए। क्यू दबाओ, तो इक्वल्स आता है, सब सीक्वेंस आता है, लेकिन इक्वल्स इग्नोर केस नहीं आता, ओके। अगला आता है रिकर्शन टेक्स्ट टोल ऑन मैनी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द रीजन फॉर इट। एवरी रिकर्सिव कॉल, ये सही है रीजन। एवरी रिकर्सिव कॉल इज, ये भी सही है, ये मतलब स्टैक ऑर्डर, ओके। तो जो रिकर्सिव कॉल्स है वो एक स्टैक में बनती हैं,
वैल्यूज ऑफ लोकल वेरिएबल्स आर मेंटेन अंटिल येस, तो ये ऑल ऑफ द अबव। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं कॉल स्टैक मान लूँ, ओके, स्टैक का बॉटम है, तो जो पहला फंक्शन कॉल होगा उसका पहला एक्टिवेशन रिकॉर्ड, इसको एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहते हैं, ओके, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, ओके। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बेसिकली उस प्रोसीजर कॉल मतलब प्रोसीजर टेक्निकल नेम के फंक्शन का, उस फंक्शन कॉल के सारे जो वेरिएबल्स की वैल्यूज है उसको मेंटेन करता है उस पर्टिकुलर कॉल के लिए, ओके। इसको ये अगर रिकर्सिवली फिर से कॉल करेगा सेम फंक्शन को, तो इसी के ऊपर एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा। फिर ये कॉल करेगा तो इसके ऊपर एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा। तो आप देख रहे हो एक स्टैक बन गया, इसके ऊपर फिर से करेगा, फिर से एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा, ओके। तो ये स्टैक के ऊपर एक के बाद एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहे हैं, और ये तभी पॉप होंगे, तभी निकलेंगे जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा, फिर ये फंक्शन रिटर्न करेगा, और फिर ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ओके, ऑलराइट। तो अगर आपको डिटेल में समझना हो तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूँ, ओके। फिर आता है बाइनरी सर्च टेक्निक्स यूजेस रिकर्जन इंस्टेड ऑफ आइटरेशन, ओके। तो कोई भी प्रोसेस को आप आइटरेशन से कर पाते हो तो रिकर्जन से भी कर लोगे। तो ये कह रहा है 2 बेस केसेस। तो बेस केसेस रिकर्जन के कहाँ होते हैं? बेस केसेस रिकर्जन के वो होते हैं जहाँ रिकर्जन बंद हो जाता है, मतलब कोई फर्दर रिकर्सिव कॉल नहीं होगा। तो बाइनरी सर्च में हमारा जो सर्च है, मतलब रिकर्सिव कॉल्स कब खत्म हो गए, या फिर हमको एलिमेंट मिल गया, या फिर हमारा सर्च खत्म हो गया। एलिमेंट मिल गया मतलब हमको एलिमेंट को मिड पे मिला, सर्च खत्म हो गया, या फिर हम बाउंड्रीज में चले गए। तो 2 बेस केसेस तो हैं, ये तो सही है, ओके। विल कंटेन 2 रिकर्सिव केसेस। तो रिकर्सिव केस में हम क्या लेते थे, मिड के लेफ्ट या मिड के राइट, तो 2 रिकर्सिव केसेस ये भी सही हो गए। व्हेन एग्जीक्यूटिव विल लीड टू एन एक्सेप्शन स्टैक ओवरफ्लो, नो, ये गलत हो गया। तो 1 और 2 किधर है, ये रहा, ओके। फिर आता है ये वेरिएबल कॉलम लेंथ के 2D एरे अलाउड है, ओके। तो ये वैलिड होगा, और पहले वाले जो पहला रो है उसमें दो वैल्यूज, मतलब 2 कॉलम्स हैं। तो इसका लेंथ 2, इसका लेंथ 3, इसका लेंथ 4, तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4। और एक क्वेश्चन पहले नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन नया है, तो ये थोड़ा क्रिएटिव होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन दैट दे आर पोस्टिंग, राइट, ओके। तो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है कि नहीं ये कहो ये 3, 3, 3 हो या 4, तो 3, 3, 3 तो नहीं होगा, या फिर 4, 4, 4 होता कि बाकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट 0 हो जाती। तो 3, 3, 3 तो नहीं होगा। तो क्लोजेस्ट आंसर, अगर आपको नहीं भी पता है कि एक्चुअली कैसे होगा, तो 2, 3, 4, ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा है उस पॉइंट में, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको पता है या फिर नहीं पता। आपको नहीं पता है तो आपको क्लोजली रिलेट करना होगा, बाकी जो तीनों ऑप्शंस होते हैं उनको एलिमिनेट करना, ओके। फिर आता है ये वाला सवाल, इसको पढ़ लीजिए एक बार, ओके। तो उसमें बता रहा है कि स्ट्रिंग ए मस्ट बी चेक फॉर इक्वालिटी विद स्ट्रिंग बी, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एक स्ट्रिंग स्टोर्ड है एज अ पासवर्ड, और एक स्ट्रिंग एंटर किया गया। तो स्ट्रिंग जो एंटर किया गया है वो पासवर्ड के बराबर एग्जैक्टली होना चाहिए। एग्जैक्टली तब बराबर होगा जब वो इक्वल्स होगा। इक्वल्स इग्नोर केस में केस इग्नोर कर देगा, तो मतलब अपर केस जो हेलो होता है, ओके, और लोअर केस हेलो, इक्वल्स इग्नोर केस वाले में ये ट्रू हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। पासवर्ड हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, ओके। व्हाट इज द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। तो इसमें एक मैट्रिक्स है, तो बेसिकली एक 2D एरे है इनके पास, इसमें तो एक ऐसे बनाते हैं, और नहीं इसको स्क्वायर ही बना देता है, ओके। सो i इक्वल टू 0 है, i लेस देन 3, i प्लस प्लस है। तो i जो है वो वैल्यूज़ ले रहा है 0, 1 और, ओके। तो i ले रहा है वैल्यू 0, 1, 2, और ये अगेन फॉर लूप के नीचे एक ही स्टेटमेंट है, तो ये फॉर लूप का ही बॉडी है। तो ये स्टेटमेंट i इक्वल टू 0, 1 और 2 के लिए चलेगा। तो i इक्वल टू 0 के लिए 0,1, 0,1 मतलब ये वाला वैल्यू, मतलब b, ओके। सॉरी, गोला ही बना दिया इसने। 0,1 में ये, फिर 1,1 में q, फिर 2,1 में y, क्योंकि ये हो गया 0, 1, 2, और ये भी हो गया 0, 1, 2, ओके। तो b, q, y। अगले सवाल पे चलते हैं। तो फॉर द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट यूज द करेक्ट आउटपुट, x इज 2, 3, 4, इंटीजर x है, स्ट्रिंग str स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू डालोगे किसी भी टाइप की, जो भी प्रिमिटिव टाइप होती है, कैर हो गया, बूलियन हो गया, फ्लोट हो गया, तो वो कॉरिस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग बन के इस str में चला जाएगा। तो ये str में 2, 3, 4 होगा, तो 2, 3, 4 होगा एज अ स्ट्रिंग। ये वैल्यू होगी आपकी str, ओके। तो str डॉट लेंथ तो 3 हो गया, तो पहला आउटपुट तो 3 आना चाहिए, ओके। तो a और b तो चलेगा, ऑप्शन c और d बचा। फिर x प्लस एक्स, अब x जो है इंटीजर है, तो x प्लस एक्स जो है 2, 3, 4 प्लस 2, 3, 4 इंटीजर एडिशन होगा, और फिर प्रिंट होगा जो कि होगा 4, 6, 8। तो हमारा आउटपुट ये हो गया। फिर अगला वाला होगा 2, 3, 4 प्लस 2, 3, 4, ये कॉन्कैटिनेशन है, तो ये 2, 3, 4
प्लस 234 एज अ स्ट्रिंग ज्वाइन होगा तो आपको 234 मिलेगा। ओके, ये वाला हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो इसमें बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो सारा सिंटैक्स तो सही है, ओके, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का नाम दिया है, क्लास का नाम दिया, फिर न्यू लगाकर कंस्ट्रक्टर को बुलाया है। आपको बस ये देखना है कि आपकी जो ऑर्डर ऑफ वैल्यूज़ पास हो रही हैं वो इस ऑर्डर को मैच कर रही हैं कि नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में जिस ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं, जिस ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट्स ये ले रहा है कंस्ट्रक्टर, उसी ऑर्डर में वैल्यूज हमको पास करनी है जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो स्ट्रिंग है, इंट है और डबल है। तो स्ट्रिंग इंट डबल हमारा बी पार्ट है। ओके, अगले पे चलते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अवेलेबल फॉर स्टैटिक मेंबर मेथड्स ऑफ अ क्लास। ओके, तो एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखिएगा, स्टैटिक मेंबर्स ऑफ अ क्लास कैन ओनली असेस अदर स्टैटिक मेंबर्स। और मेंबर्स यहाँ पे डेटा मेंबर्स और फंक्शंस दोनों हो गए, मतलब वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों हो गए। नॉन स्टैटिक मेंबर्स कैन असेस बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स इन अ क्लास। ओके, यहाँ पे मेंबर्स अगेन डेटा मेंबर्स मतलब वैल्यूज, वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों। ओके, तो स्टैटिक मेंबर्स कैन असेस, नो ये गलत हो जाएगा। ओके, कैन असेस ओनली अदर स्टैटिक मेंबर्स। दे कैन कॉल नॉन स्टैटिक मेंबर मेथड्स, नो, because they cannot assess other non-static methods. They cannot refer to this type, ये true है। this type तभी एग्जिस्ट करेगा जब आप एक ऑब्जेक्ट में हो, क्योंकि this का मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, और वो नॉन स्टैटिक के केस में ही है, क्योंकि स्टैटिक के केस में तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, क्लास वेरिएबल। ओके, कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स हो गया, तो ओनली 3। ओके, तो फॉलोइंग कीवर्ड्स विल मेक द डाटा अ क्लास वेरिएबल। सेम चीज़ आ गया, स्टैटिक हो गया ये। ओके, क्लास वेरिएबल मतलब जो वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक कॉमन है, मतलब सेम कॉपी ऑफ द वेरिएबल सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसको एसएस भी आप एक स्टैटिक तरीके से करते हो क्लास का नाम यूज़ करके। ओके, इसके बारे में और जानना होगा तो बता दीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके, अगला आता है कंस्ट्रक्टर्स इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है। तो नन और वॉइड तो नहीं होगा। ओके, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आप सपोज देखो यहाँ पे जैसे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल है। ओके, ये वाली तो गलत है, ये वाला जो है हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल है। ओके, अब इस वाले कंस्ट्रक्टर कॉल में ये जो है ना वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो द क्लोजेस्ट आंसर वुड बी द क्लास टाइप इटसेल्फ। ओके, आप अगर इसको दूसरे तरीके से सोचोगे ना कि इसका कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, ना ही वॉइड, तो आपको नन भी सही लगेगा। ओके, और क्लास टाइप इटसेल्फ भी सही लगेगा। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट आई गेस क्लोजेस्ट वुड बी द क्लास टाइप इटसेल्फ। ओके, तो इसको टिक मारा। तो फॉलोइंग इज अ वैलिड प्रोटोटाइप फॉर द नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं रहा, क्लास बुक, तो बुक और नथिंग, तो ये मतलब ये रहा, ये तो क्लास बुक डिक्लेयर कर रहा है। ओके, तो ये जो वॉइड है ना, आप अगर इसको चेक करना चाहो तो आप एक ऐसे बना रहे हो, क्लास बुक। ओके, अब बोलो पब्लिक बुक, ये है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसके अंदर आप वॉइड नहीं डाल सकते, मतलब ये जावा में अलाउड नहीं होता है। ओके, अगर आपको कुछ नहीं डालना है तो आप बस इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दो। ओके, फिर आता है अगला सवाल, which of the given exception is raised when a user enters string hello in the following code. Okay, तो हो क्या रहा है कोड में, आप प्रिंट करा रहे हो एक प्रॉम्प्ट मैसेज, फिर आप रीड कर रहे हो एक इंटीजर। सो बेसिकली आप स्कैनर से एक नेक्स्ट इंट रीड कर रहे हो। ओके, और आपने पास कर दिया हेलो इंस्टेड ऑफ एन इंटीजर, तो आपको मिलेगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। ओके, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन तब होता है जब स्कैनर कुछ चाह रहा हो और आपने सेम ना दिया हो, क्योंकि स्कैनर ढूंढ रहा है इंटीजर, उसको मिला स्ट्रिंग। अगर कुछ और भी होता कि नेक्स्ट फ्लोट और आप उसको स्ट्रिंग दे रहे हो, तब भी इनपुट मिसमैच हो जाता है। ओके, तो इनपुट मिसमैच तब होगा जब स्कैनर कुछ ढूंढ रहा है, उसको कुछ और मिल रहा है। ओके, इनपुट फॉर्मेट एक्सेप्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे ना, तो मैं इनपुट मिसमैच टाइप करता हूँ तो देखो मिसमैच एक्सेप्शन आ गया। ओके, अगर इनपुट फॉर्मेट टाइप करता हूँ तो कुछ देखो है ही नहीं। ओके, बाकी दो हमारे जो एक्सेप्शंस थे, नल पॉइंटर और नंबर फॉर्मेट, नल पॉइंटर ओके और नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन तब आएगा जब जैसे कि आपके पास स्ट्रिंग है, से s1 बराबर 23। ओके, अब इस स्ट्रिंग में एक इंटीजर है जो कि एक एग्जैक्टली इंट वैल्यू है, आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंट टाइप निकाल सकते हो। तो अगर आप प्रिंट करा रहे हो इंटीजर डॉट पार्ट्स इंट और पास कर रहे हो s1, तो ये 23 प्रिंट कराएगा। ठीक है, लास्ट आप 23 है। अगर इसको हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं कि ये वैलिड इंटीजर नहीं रहा, तो देखिए हमको मिला नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो ये तब मिलता है जब आप एक स्ट्रिंग जो कि एक नंबर है, उसमें आप उससे जो नंबर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो नंबर वैलिड नहीं है। ओके, तो आप अगर इसको 23.5 और फ्लोट
डॉट पार्स फ्लोट करो ना, तो अभी तो ये सही है। ओके 23.5। ओके अगर आप इसको कुछ अगड़म बगड़म कर देते हो तब भी सेम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देगा। ओके नॉट जस्ट फॉर इंट, अदर टाइप्स के लिए भी बेसिकली। ओके सिंगल एलिटेंस विच ऑफ द कीवर्ड शुड नॉट बी यूज। सिंगल एलिटेंस एक्सटेंड्स सो इम्प्लीमेंट्स, क्योंकि आप इम्प्लीमेंट से मल्टीपल इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ओके तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, राइट। तो इसका आंसर होगा वंस। ओके और इसका आंसर इसलिए ऐसा है क्योंकि अगर मैं दोनों इंटरफेसेस लिख लेता हूँ, ओके तो सवाल कह रहा है कि अगर आप क्लास चेक बनाते हो, ओके दो इम्प्लीमेंट करता है, ओके चार इम्प्लीमेंट्स ए एंड देन कॉमा बी, तो ये एक तरीके से मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, एक तरीके से। ओके नॉट एग्जैक्टली, बट आप दो सेट ऑफ फंक्शंस, दो सेट ऑफ इंटरफेसेस को साथ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो बेसिकली पिछले सवाल में पूछा गया है कीवर्ड शुड नॉट बी यूज फॉर सिंगल इनहेरिटेंस। ओके राइट। ओके तो अब ये कह रहा है कि आपको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स इंप्लीमेंट करने होंगे, तो मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो ABC इंप्लीमेंट हो जाएगा। ओके वॉइड ABC आप अंदर कुछ भी कर सकते हो। तो देखिए इसमें कहीं रेड मार्क्स नहीं आ रहा है क्योंकि ये वॉइड ABC इसको भी इंप्लीमेंट कर रहा है और इसको भी इंप्लीमेंट कर रहा है, तो इसलिए वंस की जरूरत है। अगर इसको दोबारा कर दोगे ना तो ऑब्वियसली दैट डज नॉट मेक सेंस। ओके तो अगर आप नहीं समझ पाओ, आप उस पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार सोच के देखो, थोड़ा कि दिमाग लगाओ कि अगर एक क्लास में दो फंक्शन एग्जैक्टली सेम नेम और से रिटर्न टाइप में है तो नहीं काम करेगा। ओके तो ये नहीं हो सकता। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका एक का रिटर्न टाइप चेंज कर दो, अब प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब जावा के पास एग्जैक्ट प्रिसाइज सोल्यूशन नहीं है कि ये वाला रिटर्न टाइप वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करूँ या ये वाला। तो अगर आप इंट करोगे, अवॉइड करोगे तो लाल देगा कि इंट होना चाहिए। ओके अब इंट करोगे तो लाल देगा कि वॉइड देना चाहिए, वॉइड होना चाहिए। ओके इसमें भी रेड मार्क आ रहा है। ओके द रिटर्न टाइप इज इनकम्पैटिबल विद b.abc। ओके तो अगर दोनों का रिटर्न टाइप और फंक्शन नाम एग्जैक्टली सेम है और दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, तो आपको एक ही बार इंप्लीमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। ओके फिर आते हैं अगले सवाल पर, CPU शेड्यूलिंग। ओके ना CPU शेड्यूलिंग तो मुझे पता नहीं कि आप लोग को क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि ये हम लोग को ये एल्गोरिथम्स हमको बीटेक वगैरह में पढ़ाया जाता है, बट बेसिक आइडिया ठीक है आपको आना चाहिए, बट ये मुझे थोड़ा एडवांस लगा। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बेसिकली होती हैं कि डिसाइड करती है कि प्रोसेसेस किस ऑर्डर में जाएंगे। तो बेसिकली एक होती है F है, ठीक है, FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, कि मतलब जो इसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम है वो सबसे पहले हो। फिर होता है राउंड रॉबिन, मतलब सारे प्रोसेस को थोड़ा टाइम स्लॉट मिलेगा। फिर ये मैंने बहुत बार मैंने कोड कर रखा है सारे एल्गोरिथम, उनको कंपेयर करते हैं, इनका परफॉर्मेंस चेक करते हैं बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली इनको एक क्यू में रखा जाता है और क्यू हमारे पास दो हैं। ओके लेकिन हम सर्कुलर की यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि अगर सपोज करो कोई प्रोसेस एट द फ्रंट है, उसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन हमको योर प्रोसेस मिल गया जो कि उसके पहले आ सकता है, तो इसको हम वापस डाल देंगे क्यू में और जो प्रोसेस जो बाद में आया उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ओके ये आई डोंट थिंक आपके प्रिंसिपल सिलेबस में है, बट अगेन आंसर याद रखिएगा कब आ जाए। ओके अगला आता है अब बाइनरी ट्री विच ट्रेवल्स विद मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये इन ऑर्डर हो गया। ओके फिर 7, 8 और 9। ओके ध्यान रखिएगा बाइनरी ट्री में जरूरी नहीं कि इन ऑर्डर से ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में मिले। ओके क्योंकि ये बाइनरी ट्री है, ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा इन ऑर्डर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज देता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बाइनरी सर्च ट्री डिसेंडिंग ऑर्डर पे बेस्ड। ओके ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाइनरी ट्री आपके सिलेबस में है, आप बस ऑर्डर लगाओ, चेक करो कि किस में सेंडिंग। ओके फिर अगला आता है इस कॉल्ड सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। सेल्फ रेफरेंशियल मतलब खुद को रेफरेंस कर रहा है, तो आई गेस ये क्लोजेस्ट टू लिंक लिस्ट होगा, क्योंकि एक नोड फिर दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है। ओके दिस इज व्हाट आई फील इज द क्लोजेस्ट आंसर, राइट। ओके सो ये था पहले 20 क्वेश्चंस का सोल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस मैं अलग वीडियोस में करूँगा, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसमें कुछ डाउट है, कुछ समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।